नितिन जैन इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं एडलवाइस से। नितिन, शुक्रिया जी न्यूज़ को समय देने के लिए। अब जो बाजार जिस जगह पर खड़ा हुआ है, मैं आपसे एक आम निवेशक की तरह समझना चाहता हूं कि मेरे पास बजट पूरा हो चुका है, सरकार की रिफॉर्म्स प्रोसेस तेजी से चल रही है, मेरी सोच क्या होनी चाहिए? क्या मेरे को बाजार में स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी चाहिए, या फिर इतना अच्छा जो रनअप आया है एक बार वापस हो जाए कुछ हद तक, उसके बाद वापस मार्केट में उतरना चाहिए? नहीं, आपके सवाल में ही शायद आपका जवाब भी था कि अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलता हूं तो शायद 2 से 3 साल का अगर आपका होराइजन है, तो आपको हमेशा डिसिप्लिन्ड वे में स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया है, 150 पॉइंट नीचे आ गया है। ये जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, ये कई बार लोगों को गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि स्टैगर्ड वे में अच्छी क्वालिटी कंपनीज में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 3 से 6 महीने का आपका अगर होराइजन है, तो इस वक्त शायद मैं काफी कॉशियस रहूंगा टू पुट इन फ्रेश मनी। ठीक है नितिन, आपकी बात में थोड़ा सा और एक्सटेंड चाहता हूं कि अब आखिरकार वो कौन से शेयर या फिर सेक्टर होंगे जहां पे निवेश करना चाहिए? आप ये मान के चले कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो होगी ही, आपको मेरे से कहीं ज्यादा पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जहां पे एक निवेशक को थोड़ा डर कम लगे और उसको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए साल दर साल, कोई ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स आपकी लिस्ट में होंगे जरूर? नहीं, बिल्कुल है, काफी सारे सेक्टर्स हैं इनफैक्ट जो इस वक्त काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आप एनडीएफसी की तरफ अगर रुख करें तो आप देखेंगे रेपको होम फाइनेंस, इवन बजाज फाइनेंस एट दीज वैल्यूएशंस। एक स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस। सो ये सारी जो कंपनीज हैं, इनमें ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगले 4-5 साल तक इनके आरओई जो है वो आराम से 16 से 20% के बीच में रहेंगे। यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है, जो नेटवर्थ है, वो ही डबल हो जाएगी करीब 3 या 4 साल के अंदर। अगर ऐसा होता है तो अगर स्टॉक्स की री रेटिंग नहीं भी होती है और अगर मार्केट बहुत तेजी में नहीं आता है, तो भी आपका रिटर्न यहां से आराम से 14-15-16% के हिसाब से कंपाउंड कर सकता है। एंड दिस इज पोस्ट टैक्स रिटर्न विच इज अ फिनोमिनल कंपाउंडिंग। तो इस तरह के स्टॉक्स देख सकते हैं। काफी सारे मिड कैप आईटी में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, पिछले 3-4-5 सालों से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और अभी भी आपको 11-12 टाइम फॉरवर्ड पर मिल रहे हैं। जैसे माइंडट्री जैसी कंपनीज है, परसिस्टेंट है, ये 2-3 कंपनीज हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप थोड़ा और कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एचसीएल टेक दे सकते हैं, इन्फोसिस भी देख सकते हैं आप, खासतौर से टीसीएस देख सकते हैं। तो ये सारे कंपनीज हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है। अर्निंग्स विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स इज वेरी क्लियर। तो आप आराम से इनमें स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें, डेफिनेटली आपको 3 से 5 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, माइंडट्री है, कुछ एक ऐसे शेयर्स बता रहे हैं लगातार नितिन, जिसमें आप चाहे तो एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को स्टैगर्ड वे में आप खरीदारी करें। बाजार के अंदर अगर आप बाजार उतरना चाहते हैं तो एक सबसे बेहतर तरीका यही है, अच्छी क्वालिटी के चुनिंदा शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं। जब भी मौका मिले किसी गिरावट के अंदर या फिर आपको ठीक लगता हो, उस समय आप उसमें निवेश करें। एक कंसोलिडेटेड एक अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली अब आपसे पूछना चाहता हूं नितिन, ये कि रियल एस्टेट कंपनीज में एक्चुअली अब करना क्या चाहिए? क्योंकि कल की पॉलिसी के बाद उम्मीद तो थी शायद थोड़ा कट आ जाए, लेकिन हुआ नहीं। क्या रियल एस्टेट के रिफॉर्म्स अपने आप में सफिशिएंट है इस समय कि कट नहीं भी मिलेगा तब भी कम से कम रिफॉर्म प्रोसेस इन शेयरों में वापस री रेटिंग वाली जान फूंक सकती है? देखिए, रियल एस्टेट पे मेरा बहुत ही क्लियर व्यू है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादातर रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं वो बेस्ट सूटेड नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं ये लार्जली इंडिया में लैंड या एसेट प्ले हो गए हैं। तो यानी कि अगर आपका व्यू एसेट प्राइसेस पे है तो वो आप उसे खेल सकते हैं थ्रू दी स्टॉक्स। और बेस्ट वे ऑफ प्लेइंग एन एसेट is actually buying the asset rather than buying a derivative of the asset. तो इसलिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं लोगों को कि आप कोई रियल एस्टेट की कंपनी खरीदें। इससे बेटर है आप एक चाहे फ्लैट खरीद लें, चाहे आप जमीन खरीद लें, उसमें आपके पास क्लियर विजिबिलिटी होती है, आपको पता है आप क्या ले रहे हैं। एक दो कंपनी साउथ में है जो, जैसे कि अगर आप देखें शोभा डेवलपर्स,
आई थिंक ब्रिगेड, ये एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल इज फ्लो बिजनेस, जिनका मेन बिजनेस है जमीन को एक्वायर करना, कंस्ट्रक्ट करना और उसे डाउनसेल करना, अनलाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द नॉर्थ। तो अगर आपको रियल एस्टेट में सीरियस कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको स्टॉक में एलोकेट करना ही है, तो मैं सिर्फ साउथ बेस्ड कंपनीज जो 2-3 है उनमें ही ध्यान दूंगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बनती हैं रियल एस्टेट कंपनीज में, जैसे अभी अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा सा ईज आउट होगा तो पॉसिबल है कि ये सब स्टॉक्स पे कुछ आपको पिकअप मिल जाए, बट इट इज नॉट वर्थ इट। मैं जनरली अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो शोभा डेवलपर्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी आज एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी मूव भी इसके अंदर आया है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो चर्निंग जरूर हुई है नितिन मार्केट्स के अंदर। पहले जो सेक्टर्स थे जिसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी ठीक बजट से पहले, वो था ऑयल एंड गैस की, यहाँ पे लेके हो सकता है सरकार कुछ ठोस कदम उठाए और रिफॉर्म प्रोसेस को तेज करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंतर्राष्ट्रीय संकेत कुछ ऐसे बन गए कि ऑयल एंड गैस उतना कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा कि डीजल डीरेगुलेशन से बड़े फैसले भी सरकार ले ले। हालांकि ये बात तय है कि 50% की बढ़त के साथ दिवाली तक हम ऑलमोस्ट अंडर रिकवरीज खत्म कर देंगे। क्या इस सेक्टर में भी आना चाहिए जो थोड़ा वॉलेटाइल है, न्यूज बेस्ड है? जैसे मैंने शायद आपसे पहले भी कहा कि ये थोड़ा सा अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आपको इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो। ये बिजनेसेस ऐसे हैं जो जिसपे रेगुलेटरी ओवरसाइट बहुत ज्यादा है, बहुत रेगुलेटरी ओवरहैंग्स हैं, तो इसमें क्या फ्यूचर है, इस पे कॉल लेना एक मामूली इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं और अगर आप बेट लेना चाहते हैं ऑन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो मेरा मानना यह है कि ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months रिफॉर्म्स विल पिक अप स्पीड। ऑयल एंड गैस रिफॉर्म्स के बिना इंडिया वापस अपना 7-7.5% का जीडीपी ग्रोथ कभी अचीव नहीं कर सकता, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि आप इस सेक्टर में डेफिनेटली रिफॉर्म्स देखेंगे। बट अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो कंपनीज जो है दे हैव एनीवेज रन अप सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इलेक्शन टाइम एंड देन दे हैव करेक्टेड 10-15%, बट अभी भी काफी वो इस प्रोबेबिलिटी को फैक्टर इन कर रहे हैं इस लेवल पे भी कि रिफॉर्म्स होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा रुक के उनको लेना चाहूंगा, इवन इफ आई एम बेटिंग ऑन द रिफॉर्म्स फाइनली हैपनिंग। चलिए आपसे कई और स्टॉक्स भी जानेंगे, सेक्टर्स के बारे में समझेंगे, लेकिन इस बीच नतीजों से उम्मीद से अगर एक सेगमेंट देख लेते हैं जिसमें हम ये समझ लेते हैं कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके लिए हम आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आज का ऐसा कौन सा शेयर है जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना है नतीजों से उम्मीद। बताएं सुमित। शुक्रिया डिम्पी। आज जो शेयर हमने चुना है इसके अच्छे नतीजों की हमें उम्मीद है वो है निवेली लिग्नाइट का, जहां पर एक अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। कई सारे आंकड़े हैं, पहले उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कंपनी की इस तिमाही के अंदर बिक्री तो केवल 10%, लेकिन मुनाफे फ्रंट पे करीब 78% बढ़त का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रफली 80% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। ओपीएम फ्रंट पर भी करीब 38% के आसपास की बढ़त रहने का अनुमान है। करीब यहां पर भी जो एक आंकड़ा रहेगा वो 38% से बढ़ के 50% के आसपास, 12% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिल सकता है। एबिटा के लिहाज से भी देखें तो करीब 41% की बढ़त रह सकती है। कुल 860 करोड़ रुपए एबिटा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, क्योंकि कंपनी के पास इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है, कंपनी में नकदी काफी अच्छी है, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पर भी अगर देखें तो 17.5% से बढ़ के केवल 29% के आसपास का नंबर यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसके अलावा कंपनी के जो दो प्रोमिनेंट कारोबार है, इसके अंदर लिग्नाइट माइनिंग है और पावर जनरेशन है। लिग्नाइट माइनिंग कारोबार के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ रह सकती है। पिछली तिमाही में भी कंपनी ने एक अच्छे नंबर यहां पर पोस्ट किए थे, और पावर कारोबार में टैरिफ जो रिवाइज किया गया था उसके चलते मार्जिन का भी एक अच्छा फायदा मिलेगा कंपनी को। यहां पर भी जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो सकते हैं, और यहां पर ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन क्योंकि पावर टैरिफ को हाई किया गया है उससे कंपनी के जो मार्जिन है ओवरऑल अच्छे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपको नजर रखनी होगी और जिस तरह का मोमेंटम है उसके आधार पर करीब 100 रुपए के टारगेट्स के अलावा से देख सकते हैं। 100 रुपए का टारगेट है, फिलहाल अभी 93 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। शेयर पे आपको थोड़ा ध्यान देना है और इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको वापस मिल सकता है। अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है शेयर, लेकिन 100 रुपए तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये रैली की रिकमेंडेशन भी यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नितिन से कुछ और सेक्टर और कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स भी जानेंगे जहां पे ट्रेड करना है। स्पेशली उनसे इन्फोसिस के बारे में भी समझेंगे जहां पे बायबैक की खबर अभी ड्यू है, और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स जहां पे एनपीए एक मेजर कंसर्न है उनमें उनकी टॉपिक जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्फोसिस और बैंकिंग के चुनिंदा शेयर जहां पे प्लस करके फायदा मिलेगा वो आप जान पाएंगे।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। नितिन जैन एडवाइस के हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक उनसे रणनीति समझते हुए चल रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से शेयर्स प्लस करने हैं और उनकी सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या है। नितिन, एक काउंटर है इन्फोसिस, आप देख भी रहे होंगे कि रिजल्ट्स के बाद जब से मैनेजमेंट जो रीशफल हुआ है उसके बाद इसमें स्ट्रेंथ आई है और यूजली अब लोग थोड़ा फील गुड करते हैं एटलीस्ट थोड़ा इन्फोसिस के साथ। एक मैं आपका रिकमेंडेशन जानना चाहता है पर्टिकुलरली इन्फोसिस की वैल्यूएशन को लेकर कि बिना बायबैक के भी ये वैल्यूएशन इतनी स्ट्रांग रखता है कि ये मान के चले कि इस साल के अंत में या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में ये 5,000 का शेयर हो जाएगा, या फिर आप इसमें एक बार बायबैक वाली न्यूज सुनना चाहते हैं, प्राइसिंग देखना चाहते हैं, उसके बाद ही फैसला लेंगे? देखिए, मैं इन्फोसिस पे काफी बुलिश रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल में और शायद कई बार गलत भी साबित हुआ हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ही हाई क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन है और हाई क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस जब खराब समय से जाती हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय दोस कंपनीज, क्योंकि हर कंपनी अच्छे और खराब समय से जाती है, लेकिन जिन कंपनीज ने 15-20 साल में अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है और सामने अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि अगले 5-10 साल तक में ग्रोथ का कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिखता है, तो ऐसे स्टॉक्स मेरे हमेशा फेवरेट लिस्ट में रहते हैं और मैं बहुत ही बुलिश रहा हूँ इन्फोसिस पे। जैसे मैंने पहले कहा, आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग, लेकिन अभी भी मैं इस न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा कि ये बायबैक है। बायबैक इज अ टेम्परेरी फिनोमिना और मुझे नहीं लगता इस वक्त stock is trading below because people don't believe in the stock and the management needs to signal कि अगर हमारे स्टॉक के ऊपर विश्वास है। that cannot be the reason. Currently the issue is people are not sure कि जो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों ने देखा है पिछले 8-10 सालों में वो इंटैक्ट रहेगा आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट, और उसको देखने के लिए 1-1.5 साल आपको देना पड़ेगा समय। लेकिन मेरा बेट ये होगा कि शायद कंपनी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस स्लम्बर and they will do very well over the next 3-4-5 years। और ये जो वैल्यूएशंस है इस वक्त 15-16 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड, which is very very average vis-a-vis the market। इतना डिस्काउंट पे शायद ही इन्फोसिस कभी ट्रेड किया हो, and for such a high quality company with such strong corporate governance with such strong visibility of numbers in this kind of a market 15-16 टाइम मुझे ज्यादा महंगा नहीं लगता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्टॉक से तो शायद वो ना हो, लेकिन एक अच्छा स्टडी रिटर्न अगले 3-4-5 साल में डेफिनेटली देना चाहिए। ठीक है, अब इन्फोसिस के साथ रुपए का मोमेंटम को नहीं भूला जा सकता। रुपया भी अपना असर इन आईटी कंपनीज पर छोड़ता है, लेकिन रुपया लगातार थोड़ा कमजोर हो रहा है। पिछले कई महीने से उसने अपनी जो हिम्मत और चाल दिखाई थी उसमें थोड़ा अब ढलान से आती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार मनुष्य से समझ लेते हैं, और रुपया कहां तक जा सकता है, इसके पीछे के कारण क्या है, ये उनसे समझते हैं। मैंने बताया इस समय रुपया 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है, क्यों पहुंचा है, क्या और टूटेगा? शुक्रिया डिम्पी। अगर बात करें तो रुपये में डॉलर के मुकाबले काफी दबाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो 4.5 महीने के न्यूनतम स्तर पर रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले। 14 मार्च के बाद ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं डिम्पी। अगर साथ के साथ FIS की बिकवाली के बाद ये रुपये में दबाव देखने को मिल रहा है। मेन मुद्दा उठता है कि दबाव क्यों देखने को मिल रहा है। अगर बात देखें तो डिम्पी लगातार FIS की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो FIS की तरफ से करीब 24 से 71 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कुछ और संकेत हैं जिसके चलते रुपये में दबाव देखने को मिल रहा है। चीन के बेहतर आंकड़ों के बाद इस तरह की खबरें आ रही है कि FIS इंडिया से पैसा निकाल चीन में निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिकन अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की अटकलें शुरू हो गई है कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ सकती है, जिसके चलते भी अमेरिका इंडिया से जो FIS का पैसा निकल के अमेरिका में लगता नजर आ रहा है। साथ के साथ अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है। अगर बात करें जुलाई से लेकर अब तक डॉलर इंडेक्स में 2% तक की तेजी देखने को मिली है। और अगर बात करें 10 महीने के उच्चतम दर पर डॉलर इंडेक्स भी चल रहा है, तो ये कुछ कारण है जिसके चलते रुपए में दबाव देखने को मिल रहा है डॉलर के मुकाबले। RBI ने भी इनके चलते कुछ कदम उठाए। अगर बात करें तो RBI ने PSU बैंक के साथ मिलकर कुछ डॉलर बेचे हैं जो भाव पे बेचे हैं, करीब 61 रुपए 40 पैसे के भाव पर डॉलर्स बेचे हैं। जिनपी हमने कुछ पोल करा है जानकारों से, कुछ बड़े जानकारों का मानना है कि जिसमें रुपया किस लेवल तक जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में। अगर बात करें डिम्पी, उसमें करीब 40% लोगों का मानना है कि रुपया 62 तक का लेवल छू सकता है। साथ ही 40% लोगों का ये भी मानना है 63 का लेवल भी दिखा सकता है। कुछ जानकारों का मानना है, करीब 20% जानकारों का ऐसा मानना है कि रुपया 63 का लेवल भी बीच कर सकता है। तो जिस तरह के टेक्स आने डिम्पी ये थोड़ा चिंताजनक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ
कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको बेनिफिट भी होता मिल सकता है डिम्पी। अगर बात करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो इंडिया से अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ फायदा देखने को मिल सकता है डिम्पी। अगर डिम्पी नजर डालें, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज ऑटो, सन फार्मा, ये सभी सेक्टर जो आईटी, फार्मा और खासतौर से टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनीज है जिनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ एक कंपनीज भी आपके सामने रखे हैं जिससे इसको फायदा भी मिल सकता है। लेकिन इस बीच मार्केट्स पर अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो एकदम से तेज गिरावट बाजार पर फिर हावी हुई है। आज बाजार पूरी तरह से एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर था, लेकिन एकदम से तेज गिरावट बाजार पर आई और अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 40 अंकों के नुकसान के साथ आ चुका है नीचे। 140 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर है और ये 25,768 पे आके काम कर रहा है। एकदम से स्लाइड फॉल है और साथ ही मिड कैप में भी हुआ है विजिबल। अभी तक मिड कैप में 62 अंकों की बढ़त थी, ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा की मजबूती थी, लेकिन मिड कैप में भी जो सेल ऑफ है इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एक दबाव जरूर बनता हुआ दिख रहा है। आशित पारिक 20 रुपए के मसले पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। एक हमने एक्सक्लूसिव पोल तो किया ही है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने % ऑफ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपया कहां तक जा सकता है। मिस्टर पारिक, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका अपना व्यू क्या है? क्या 63 तक जाएगा या फिर 58 तक जाएगा? Good day to you. I personally have always maintained on your channel and other channels that number one, RBI has been holding rupee around 60. तो 60 का लेवल आरबीआई ने अपनी जरूरत के लिए पकड़ के रखा है बिकॉज दे हैव बीन एडिंग रिजर्व्स ओवर देयर कंटिन्यूअसली। तो वो एक बात है कि दे डोंट वांट द रूपी टू गो बियॉन्ड 60। सेकेंडली, जब हम देख रहे हैं कि कल जब जो इन्फ्लेशन की बात हुई है, नेक्स्ट टारगेट इज कम टू 6% बाय 2016। दैट मीन्स इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला नहीं है, रिलीफ मिलने वाली नहीं है। वो हिसाब से आई थिंक व्हाट माइट हैपन इज वी माइट नॉट सी, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, वी माइट नॉट सी द सेम नंबर ऑफ इनफ्लोज which we have been seeing so far. Okay. Thirdly, Alan Greenspan जो कि अमेरिका में है, उन्होंने लास्ट वीक बोला है कि US market is due for a very sharp correction. Okay. And interest rates in US may go down. Sorry, my apologies. May go up faster than normal. Okay. तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में ऊपर जाएंगे। वो हिसाब से जब भी इंटरेस्ट रेट अमेरिका में ऊपर जाता है तो पैसा वहां पे खींच लेते हैं। बिल्कुल। और जो वहां पे पैसा जाता है तो सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट में से, इंडिया में से पैसा खींचा जाएगा, पैसा खींचा जाएगा। एक्सपेक्टेशन इज दैट एट द सेम टाइम रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इज एफआईआई से जो पैसा आ रहा है उनका रुख चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। दे फील कि भाई इन द पास्ट 1 month चाइना कम से कम 8% स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। ठीक है। और 1 महीने में अपना स्टॉक मार्केट का लेवल इज अराउंड फ्लैट और डाउन 0.5%। ठीक है। So they expect the money to move there. बिल्कुल। खैर ये कंसर्न्स काफी ज्यादा है और आपने जो रीजन बुलवाए बेहद अहम रीजन है जो कि हो सकता है रुपए पे आगे चल के और प्रेशर बढ़ाए और आप ये तैयार ही रहे। हो सकता है रुपया आपको और थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखे, इसके लिए आपको थोड़ा तैयार होना होगा क्योंकि रीजंस बिल्कुल ऑन द स्टैंड बाय मोड पर है। शुक्रिया मिस्टर पारिक आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन नितिन, आपसे मैं आखिरी सवाल बैंकिंग पे जानना चाहता हूं क्योंकि बैंकिंग की एनपीएस एक मेजर कंसर्न रहे, स्पेशली जो मिड कैप सरकारी बैंक है उनपे। आपके सेगमेंट में टॉपिक है, ठीक है, जहां पे एनपीएस रहे, थोड़े बहुत रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के साथ भी रहते हैं, लेकिन क्वालिटी को लेकर, उसके मोमेंटम को लेकर या फिर उसके जो ऑपरेशंस को लेकर है उसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं है, उससे आप काफी कंफर्टेबल है। कोई ऐसा बैंक आपकी नजर में है? देखिए, हमारा ये मानना रहा है हमेशा कि लॉन्ग टर्म में थ्रू साइकिल्स जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेज हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। अभी जैसे आपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात की, उनमें अगेन बहुत ज्यादा रेगुलेटरी ओवरहैंग रहता है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। दे हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर मुझे हमेशा लगता है कि यू आर फार बेटर ऑफ स्टेइंग विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और जब आपके पास उस सेगमेंट में आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं 1.5 to 2.25 टाइम्स बुक में, तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आप जैसे मेरे से स्ट्रेस लेवल्स के बारे में पूछे, एनपीएस में डेफिनेटली पिछले एक या 2 क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है। थिंग्स आर नॉट वर्सनिंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनपीएस एंड ऑल। ये एआरसीज को लोन वाला जो उनका बेचने का स्ट्रेटजी है वो भी शायद काफी अच्छे से पे ऑफ करेगा। बट अगर 1.2, 1.3 टाइम बुक पे आप मुझसे पूछेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो आई वुड बी लिटिल हेजिटेंट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड स्टिक टू द बैंक्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मे बी एक्सिस, इंडसइंड,
नितिन, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक और स्पेसिफिक कहां पे खरीदारी होनी चाहिए और इंडेक्स पे भी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फटाफट फ्यूचर्स।